हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 17 फरवरी 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 17 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कौन सी कंट्री जो है वो 2023 में 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगी, मतलब 2023 में G20 को होस्ट करेगी वो कंट्री, और वो कंट्री है इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दिया है, जिसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास है। उन्होंने अप्रूवल दिया है कि G20 का एक सेक्रेटरीट जो है वो बनाया जाएगा, एक तरह से एक बिल्डिंग या एक ऑफिस जो है वो दिया जाएगा, जिसमें सारा का सारा G20 का प्लान जो है वो बनाया जाएगा कि आगे हमने जाके क्या करना है। तो ये सेक्रेटरीट जो है वो 2024 तक जो है वो काम करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा ये सेक्रेटरीट, जो भी इसमें लोग बैठेंगे, कि किस तरह की पॉलिसीज जो हैं वो G20 में हमने डिसाइड की हैं और क्या क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो हो चुकी हैं, क्या पेंडिंग है, ये सारी चीजें जो है वो फरवरी 2024 तक चलेंगी। और इसके लिए स्पेशली एक अपेक्स कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे, और साथ में G20 शेरपा भी होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि G20 शेरपा जो है वो बेसिकली कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। G20 शेरपा पीयूष गोयल जी हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, तो उनको ये टाइटल जो है वो दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अपेक्स कमेटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जो है वो भी बनाई जाएगी। उसका काम होगा कि जो अपेक्स कमेटी को हमने सुझाव देने हैं, अपेक्स कमेटी को क्या क्या चीजें बतानी है, सारी की सारी G20 की प्रेपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी अपेक्स कमेटी को रिपोर्ट करेगी। मतलब अपेक्स कमेटी बड़ी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो छोटी है। और ये सेक्रेटरीट सारा का सारा काम करेगा, लाइक नॉलेज से रिलेटेड, कंटेंट बनाने का, टेक्निकल, मीडिया, सिक्योरिटी, जितनी भी चीजें हैं G20 की प्रेसिडेंसी को जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? इस सेक्रेटरीट के अंदर ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में याद रखना है कि इंडिया जो है वो 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो ले रहा है G20 की, और ये स्टार्ट कब होगी? ये 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट होगी और ये 30 नवंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। ये टाइम पीरियड होता है G20 की प्रेसिडेंटशिप का। इससे पहले जो है वो इंडिया ने जो होस्ट करना था वो 2022 का इवेंट होस्ट करना था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो हमारा बहुत सा जो रिसोर्स है वो इसके अंदर यूटिलाइज हो रहा है, हम इसमें यूज कर रहे हैं, जिसके कारण फिर हमने इटली और इंडोनेशिया के साथ स्वैप किया और हमने देखा कि अब हम 2023 का होस्ट करेंगे। और साथ ही आपने याद रखना है कि 2021 की चेयरमैनशिप इटली के पास थी, 2022 की मतलब इस साल की जो 1 दिसंबर को इंडिया के पास चली जाएगी, उससे पहले ये इंडोनेशिया के पास है। और ये मीटिंग इस बार होनी है कहाँ पे? बाली के अंदर होगी। और सऊदी अरेबिया के पास जो है वो 2020 की थी, लेकिन हमने याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, 2024 वाला इसमें याद रख सकते हो, वो किसके पास है? ब्राजील के पास है। लेकिन एग्जैक्ट ब्राजील में कहाँ पे होगी ये फाइनल नहीं है, लेकिन होगी ब्राजील में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जो G20 एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है 20 ग्रुप्स के बीच में, जिसमें आप कह सकते हो 19 तो कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1999 में किया गया था। तो सारा का सारा चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है कुनसियोम्स? कुनसियोम स्कीम जो है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, लाइक कोई व्हील चेयर है, जिसको सुन नहीं सकता, कोई भी किसी भी तरह की डिफरेंटली एबल्ड प्रॉब्लम है उनको, तो उनके वेलफेयर के लिए स्कीम का आयोजन जो है वो किया गया है। और इस स्कीम को स्टार्ट किया है लद्दाख ने। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लद्दाख का ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, LAHDS है, उन्होंने ले के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया है। और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, लाइक इस काउंसिल के द्वारा 28 ट्राई स्कूटर्स जो हैं वो दिए गए हैं, बैटरी रन व्हील चेयर्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं जो चल नहीं सकते, वॉकिंग एड्स प्रोवाइड की गई हैं, हियरिंग एड्स जो सुन नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिविजुअल्स को उन्होंने दी हैं। और भी उन्होंने साथ में कहा है कि स्कीम के तहत जो है वो 90% सब्सिडीज देंगे, मतलब अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसमें 90% पैसा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 10% ही सिर्फ आपने पे करना है। और इस कुनसियोम्स का मतलब क्या है? इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल।
इसका मेन मकसद यही है कि लद्दाख को एक्सेसिबल बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, सब में समानता जो है वो लेके आनी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी सेक्शन सोसाइटी का ऐसा ना रह जाए जो डिप्राइव रह जाए किसी भी चीज से। तो सोसाइटी को हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, और सबको साथ में लेके चलना है। ये लद्दाख का लक्ष्य है। और लद्दाख के अंदर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल, और यहाँ पे आपको एक हेमिस नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो राधाकृष्ण माथुर हैं, याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का कौन सा रैंक है कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज में, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए जो चिंता करता है कंट्री, जो इसके अंदर इंडिया के अंदर बिजनेसेस हैं वो क्लाइमेट के अंदर चिंता करते हैं। तो ये एक रैंकिंग जारी की है डेलॉयट 2020 सी एक्सो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें बहुत सी फाइंडिंग्स जो है वो हमारे सामने आई है। और इंडिया के बिजनेसेस जो हैं वो 5th नंबर पे आते हैं जो क्लाइमेट के बारे में सोचते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचते हैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पे इंडिया बिजनेसेस रैंक 5th इन देयर कंसर्न फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो ये रिपोर्ट है जिसका नाम है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत अलग अलग चीजें जो है वो आंकी गई है, और क्लाइमेट इनएक्शन के बेसिस पे कितनी कंट्रीज हैं जो ये मानती हैं कि क्लाइमेट एक्शन का प्रभाव पड़ा है, कितनी कंट्रीज हैं जो ये मानती हैं कि हमें क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करना चाहिए। तो उसमें 5th नंबर पे जो है वो इंडिया आया है। 21 कंट्रीज को इसमें आंका गया है। और इंडिया की जो कंपनीज हैं या इंडिया के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर ले रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे हम क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं जिसमें क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव ना पड़े। या फिर आप कह सकते हो कि सप्लायर एंड पे या डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे हम सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया को देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज की जाए। या फिर वहां पे फैसिलिटीज को बना रहे हैं, वहां पे हेड ऑफिस को बना रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि क्लाइमेट के प्रति जो है वो अनुकूल रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग कंपनीज की तरफ से की जा रही हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर और भी काफी चीजें देखी गई, जैसे कि देखा गया कि जो 80% इंडिया के अंदर बिजनेसेस हैं या इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो है वो हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके कारण जो हमें इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, कोई ना कोई टारगेट्स जो है वो सेट करने होंगे। और 96% जो है रिस्पोंडेंट इंडिया के अंदर ये मानते हैं कि जो कंपनीज के ऊपर क्लाइमेट चेंज का ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ चुका है। और 94% ये लोग मानते हैं कि इमीडिएट एक्शन लेने से, अभी अगर हम एक्शन ले लेते हैं तो क्लाइमेट चेंज का जो वर्स्ट इंपैक्ट है, जो उसका बुरा प्रभाव है, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो है उसमें देखी गई हैं। तो इस रिपोर्ट के तहत हम ये आइडिया लगाते हैं या इस रिपोर्ट के तहत हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं या किस तरह से जो बड़े बिजनेसेस हैं, लीडर्स हैं, वो क्लाइमेट को लेके जो है वो सुचेत हैं, और किस तरह से उनका जो है अपनी कंपनी को लेके क्लाइमेट से बचने का जो एक्शन है वो किस तरह से आगे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो बताई गई हैं, और किस तरह से कंपनी का एम्बिशन क्या रहता है और उसका इंपैक्ट क्या रहता है। क्योंकि अगर आप एम्बिशन की तरफ जाएंगे, कंपनी के उसकी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो हम क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट को निग्लेक्ट कर देते हैं, एनवायरनमेंट को। तो दोनों को लेके जो है वो हमें क्या रहना होगा, सुचेत। हम एम्बिशन को भी पूरा करेंगे और क्लाइमेट को भी जो खराब नहीं होने देंगे। इसी के बेसिस पे ये रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई है। तो जारी रखना है, इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, 5th है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस नए स्पेस मिशन का नाम बताना है जिसको स्पेस एक्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में भेजे जाएंगे 5 दिन के लिए, और एक तरह का ये टूर होगा, स्पेस टूर होगा, और इसका नाम है पोलैरिस डॉन। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो याद रखना है, इंस्पिरेशन 4 मिशन जो पहला ऐसा टूर मिशन था जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजे गए थे, ये एक तरह का दूसरा ऐसा मिशन है जो स्पेस एक्स की तरफ से पोलैरिस डॉन नाम से रिलीज किया जा रहा है। और इसमें एक साइंटिस्ट जिसका नाम देख रहे हो, एना मेनन, ये आप उनका चेहरा देख सकते हो, ये भी है जो स्पेस एक्स की इंजीनियर हैं। तो ये भी स्पेस मिशन के अंदर जुड़ेंगी, ये भी जाएंगी उन 4 लोगों के अंदर। सो इट इज ए यूनिक स्पेस मिशन अनाउंस्ड बाय जेड इसाकमैन। जेड इसाकमैन दोस्तों वही हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन या इस मिशन को जो है वो फंड किया था, इसको आगे लेके जाने में मदद की थी। अब इस मिशन को भी वो आगे लेके जाने में हेल्प कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और एना मेनन जो है वो एक मिशन स्पेशलिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर हैं। और 3 लोग और कौन है, एक जेड इसाकमैन है, बहुत ही फेमस बिजनेसमैन, स्कॉट पॉटेट है, और साथ में सारा गिल्स हैं। तो ये सारे के सारे इस मिशन को अंदर जाएंगे। ये 4 जो हैं वो आप कह सकते हो चौथे क्वार्टर में 2022 के एंड में आप कह सकते हो कि 4 क्रू मेंबर्स ये नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा से अपनी उड़ान भरेंगे। तो
इससे पहले अगर आप कहोगे कि ये एना मेनन जो है वो नासा के साथ काम कर चुकी हैं, 7 साल तक जो है वो एज ए बायोमेडिकल फ्लाइट कंट्रोलर रही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो इनके पास है, इसलिए इनको साथ में भेजा जा रहा है। तो ये 4 लोग जो हैं वो इस मिशन में 5 दिन के लिए स्पेस टूर पे जाएंगे। याद रखना है ये स्पेस एक्स की तरफ से अनाउंस किया गया है और स्पेस एक्स का निर्माण 2002 में किया गया था। आपको पता है सीईओ कौन है इसके, एलन मस्क हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन है दोस्तों एक A23, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। और ये गेमिंग एप्लीकेशन जो है वो एक कंपनी ऑन करती है जिसका नाम है हेड डिजिटल वर्क्स। हेड डिजिटल वर्क एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। तो उन्होंने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, किंग खान को जो है वो क्या किया है, यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप देख सकते हो शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने गेमिंग एप्लीकेशन A23 और इसको ओन करता है हेड डिजिटल वर्क्स। और शाहरुख खान जो है वो एक कैंपेन चलाएंगे, चलो साथ खेलें कैंपेन। और इस कैंपेन के तहत वो बताएंगे कि हमारी A23 के ऊपर कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि कैरम है, फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, पूल और रमी है, या फिर और अलग अलग तरह की गेम्स जो हैं वो इसमें आयोजित की जाएंगी। और चलो साथ चलें ऐसा इंडिया का पहला कैंपेन बन जाएगा जिसमें ये मैसेज भी दिया जाएगा कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल गेमिंग जो है वो खेल सकते हैं और ऑनलाइन गेमिंग प्रैक्टिसेस जो सेफ तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो खेली जा सकती हैं। तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जो है वो इस ब्रांड को ऊपर उठाने में काम करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आप अपनी स्किल्स का यूज करके कैसे इन गेम्स को जीत सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हो मनोज तिवारी जी का, साथ में शाहनवाज हुसैन जी खड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये अनाउंस किया शाहनवाज हुसैन ने कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं मनोज तिवारी खादी और हैंडीक्राफ्ट्स के बिहार के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक खादी और हैंडीक्राफ्ट जो है वो बिहार की पहचान है। वहाँ का जो लाइक हाथ से बनी हुई चीजें जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो जानी जाती हैं। तो भोजपुरी सिंगर, लोकसभा के सदस्य भी हैं मनोज तिवारी जी, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया खादी और हैंडीक्राफ्ट का बिहार के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये सारी चीजों के साथ आप जो 3 ऑप्शंस और देख रहे हो ये भी आपने याद रखने हैं। शेफाली वर्मा का नाम देख रहे हो, बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, तो इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु, गोल्डन बॉय और पीवी सिंधु आप देख रहे हो, इनको डिज्नी बाइजू लर्निंग एप्लीकेशन, अर्ली लर्निंग एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोनों के दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने असम राइफल्स के साथ टाई अप किया है ताकि उनको एक सेंट्रल फोर्सेस सैलरी पैकेज अकाउंट जो है वो दे सके। तो असम राइफल जो है वन ऑफ द पैरामिलिट्री, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। तो उनके साथ एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। उन्होंने टाई अप किया है कि हम आपको ये सेंट्रल फोर्स या बैंक ऑफ बड़ौदा सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप असम राइफल में अभी भी सर्व कर रहे हो, चाहे रिटायर्ड हो, हम दोनों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी सैलरी पैकेज के अंदर। लाइक फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस आपको मिल जाएंगी किसी भी एटीएम के अंदर। फ्री रेमिटेंस सर्विसेज, कैसे भी आप कहीं से भी पैसा जो है मंगवा सकते हो, भेज सकते हो, चाहे एनईएफटी कर रहे हो, चाहे आरटीजीएस कर रहे हो। इवन इसमें आपको अगर लॉकर लेना है, फिजिकल लॉकर लेना है, तो 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो 100% वेवर है आपको। और साथ में अगर आप किसी को गिफ्ट या ट्रेवल कार्ड प्रोवाइड करते हो तो उसमें भी 75% आपको वेवर दिया गया है। आप कितने भी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, उसके आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, या और इस तरह की कई फैसिलिटीज जो है वो दी गई हैं। और इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में क्रेडिट कार्ड भी जो है वो दिया जाएगा, जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा। और इसमें डेथ कवर जो है वो कवर है। और साथ ही ये सर्विंग और रिटायर्ड असम राइफल जो पर्सोनल है जिनकी एज 18 से 70 के बीच में है, उनको ये फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आप ड्यूटी के अंदर हो, मतलब आप सर्विंग हो, तो आपको ऑलमोस्ट 43 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। और अगर आप रिटायर्ड पर्सोनल हो, ऑफ ड्यूटी हो, तो आपको 35 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो असम राइफल्स के साथ मिलकर ऐसा कर रहा है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1908 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है, लेकिन इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में है। और इसके सीईओ हैं संजीव चड्डा। और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। याद रखोगे, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, कौन सी कंट्री ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बनाई जिसका नाम है खैबर बस्टर। तो ये खैबर बस्टर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली जो है वो शो की है? ये कंट्री है दोस्तों ईरान। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो रिसेंटली बातचीत होनी स्टार्ट हुई है ईरान के बीच में और आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, क्योंकि एक न्यूक्लियर डील 2015 में इनके बीच में साइन हुई थी। तो उसमें जो है वो यूएसए बैकआउट कर गया था जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। उन्होंने कहा था कि ईरान ने धोखा दिया है, फिर भी वो न्यूक्लियर बना रहे हैं अपने वहां पे।
और साथ ही साथ यूएसए ने ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगा दी थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ईरान के साथ हमने रिलेशंस दोबारा से इंप्रूव किए और अब 2015 की जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर दोबारा से जो है वो बातचीत होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो ईरान ने इसी क्षेत्र में बढ़ते हुए अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसका जो पूरा प्रोटोटाइप है, पूरा का पूरा जो उसका नमूना है वो पेश किया है, जिसका नाम है खैबर बस्टर। तो आप देख सकते हो ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो 1450 किलोमीटर है, क्योंकि जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रेंज अप टू 2000 किलोमीटर रहती है और वो इजराइल के ऊपर या यूएस के जो बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक करने में सक्षम है, मतलब वहां तक ये पहुंच सकती है। ये सरफेस टू सरफेस एक खैबर शेखन या आप कह सकते हो इसको खैबर बस्टर मिसाइल जो है वो है। और इसके परिणाम जो हैं वो आगे देखे जाएंगे, लेकिन अभी तेहरान और वाशिंगटन के बीच में जो है वो रिवाइव हुई है डील। और साथ में ये जो बाइडेन जो हैं वो ट्रम्प को जब रिप्लेस किया तब उन्होंने ये कुछ रिलेशन जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश की है ईरान के साथ। और ईरान की कैपिटल आपको पता ही है कि तेहरान है और करेंसी जो है वो रियाल है, ईरानियन रियाल। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु लॉन्च द क्विट टबैको एप्लीकेशन। टबैको को हमने छोड़ना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और ताकि हर तरह के टबैको यूज को हम किसी भी तरह की फॉर्म में खत्म कर सकें। और ये लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि हम स्मोकलेस वर्ल्ड जो है वो बना सकें या फिर जहां पे भी टबैको का यूज हो रहा है उसको हम खत्म कर सकें। तो अब देख सकते हो क्विट एप्लीकेशन और ये क्विट टबैको एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है। और साथ ही 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्थ वर्कर लॉन्च किया था जिसका नाम था फ्लोरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 24/7 आपकी डिजिटल काउंसलिंग करेगा ताकि आप स्मोक जो है वो क्विट कर सको। और इस एप्लीकेशन को पहली एप्लीकेशन ऐसी माना जा रहा है जो लोगों को ये बताएगी कि आपके ये टारगेट्स हैं, आपने धीरे धीरे करके जो किस तरह से स्मोक को छोड़ना है, जो भी आपकी क्रेविंग्स है, जो भी आपके अंदर से आता है कि हम स्मोक करें, वो चीज जो है वो आपको खत्म करने में ये हेल्प करेगा। और साथ में आप टबैको को खत्म करोगे इसी एप्लीकेशन की हेल्प से, ये भी ये श्योरिटी ये एप्लीकेशन देता है। और एप्लीकेशन जो है वो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो टबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे किस तरह से बचा जा सकता है और अगर आप छोड़ देते हो तो किस तरह से जीवन जो है वो आपका स्वस्थ हो सकता है। और इंडिया जो वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में टबैको का चाइना के बाद, और कंज्यूमर भी सेकंड नंबर पे आता है ब्राजील के बाद टबैको प्रोडक्ट्स का। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में टबैको यूजेस जो है वो की जाती है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में टबैको की बात करें तो बहुत ज्यादा डेथ्स जो है वो टबैको के कारण हो जाती है। माना जाता है कि 8 मिलियन लोग जो है वो एक साल के अंदर जो है वो टबैको से मरते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1948 में की गई थी 7 अप्रैल को, और इसके हेड जो हैं वो टेड रॉस है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि हम इतने घर जो हैं वो बनाएंगे, इतनी स्टेट्स के अंदर बनाएंगे। वो कितनी स्टेट्स हैं और कितने घर हैं ये आपने अभी ऑप्शन से देख के मुझे बताना है। तो पॉज कर लें वीडियो को, आप आंसर दे सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो 60,000 घर के आसपास जो है वो ये घर बनाए जाएंगे, 5 स्टेट्स में बनाए जाएंगे। और ये कौन सी स्कीम के अंदर आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के अंदर। तो ये 60,000 घर या उससे ज्यादा घरों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि 60,000 से भी ज्यादा घर हम इन 5 स्टेट्स में बनाएंगे, जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में बनाए जाएंगे अंडर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 7.52 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार मान रही है, क्योंकि पूरा का पूरा खर्चा जो है वो सरकार का है। और इसमें 1.87 लाख करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे टोटल कितने घर जो हैं वो सैंक्शन कर दिए गए हैं, 114 लाख जो है वो घर सैंक्शन हो गए, जिसमें से ऑलमोस्ट 93 लाख जो हैं वो लाइक कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी, माना जा रहा है कि ग्राउंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन है, और बाकी जो बचे हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं बेनिफिशियरीज को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी 1.21 लाख करोड़ की असिस्टेंस जो वो रिलीज हो चुकी है। सरकार ने देना 1.87 है, तो ऑलमोस्ट 1.21 लाख करोड़ जो वो दे चुके हैं। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन लक्ष्य है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2022। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नवर्स या नवार्स कह सकते हैं। इन्होंने एक टाई अप किया है कौन सी स्टार्टअप कंपनी के साथ,
ताकि जो स्टूडेंट्स सैटेलाइट्स बनाएंगे उसको हम लॉन्च करेंगे अगले 5 साल के अंदर। तो अगले 5 साल के अंदर इनका टारगेट है कि स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप की गई 100 सैटेलाइट्स का लॉन्च करेंगे। और ये टाई अप इन्होंने किया है स्काई रूट एरोस्पेस के साथ। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। तो नवर्स और नवारस एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म 100 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा अगले 5 साल के अंदर। किसके साथ मिलके? स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलके। क्योंकि जो नवार्स एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है जो कि 12 स्टूडेंट्स को जो है किस तरह से सैटेलाइट्स को डिजाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं स्पेस के अंदर, वो सारी जानकारी देता है। और किस तरह से हम अलग अलग चीजों का निर्माण करते हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, ये सारी चीजों की नॉलेज जो है ये नवारस एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म देता है। और साथ में और इसको लॉन्च करने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? स्काई रूट एरोस्पेस करेगा। तो एक तरह से ये फर्स्ट सेट ऑफ सैटेलाइट्स होगा जो लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर जो है भेजे जाएंगे। और स्काई रूट जो है वो इसको अपने विक्रम-1 सैटेलाइट के थ्रू जो है वो साथ में भेजेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्रम-1 जो सीरीज के लाइक लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं ये कौन बना रहा है? ये स्काई रूट एरोस्पेस बना रहा है। और ये बहुत ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। तो इसका निर्माण जो है वो नासा की तरफ से कौन कर रहा है? स्काई रूट एरोस्पेस कर रहा है। और नासा भी इस विक्रम-1 को यूज करेगा अलग अलग जगह पे। तो नवारस एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करता है, खास करके K-12 स्टूडेंट्स को। और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लाइव कंटेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू, हार्डवेयर किट्स के थ्रू ये उनको ये जानकारी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में याद रखना है कि ये नेशनल अवार्ड विनिंग स्टार्टअप है जो कि छोटी सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण करता है, जैसे विक्रम मैंने बताया। हेडक्वार्टर जो है वो इसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। इसके को फाउंडर और सीईओ जो है वो पवन कुमार हैं, पवन कुमार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जिसने इंटरेस्ट ओनली होम लोन जो है वो फैसिलिटी स्टार्ट की है उन घरों के लिए जिनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुके, मतलब वो घर जो कंप्लीट हो चुके हैं? तो ये किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने लॉन्च किया इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी। इसमें क्या होगा कि जब आप होम लोन लेते हो तो आपका घर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें क्या है कि आप जो है सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे, आप प्रिंसिपल अमाउंट मत पे करो, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करो। तो ताकि आपको जो है वो पैसे बच सके और आप अपने घर का निर्माण बहुत ही अच्छे से कर सके। तो बोरोअर्स कैन चूज टू पे ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट विदाउट द प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन आपने पे नहीं करना, सिर्फ आपने जो है वो ब्याज जो है वो देना है। वो भी आप ईएमआई में पे कर सकते हो 1 से लेकर 3 साल की वैलिडिटी के साथ, जो भी आप चूज करोगे। इसके बाद जैसे ही आपके घर का निर्माण हो गया, आपका पैसे जो है वो अब आपके पास आ गए हैं, तो उसके बाद जो है वो आप अपनी ईएमआईज को पूरा करोगे, उसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी दोगे जब तक पूरा का पूरा लोन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये चाहे आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अभी भी कस्टमर हो चाहे नहीं हो, तो दोनों के लिए ये फैसिलिटी जो है वो दी गई है। और साथ ही साथ ये उन्हीं कस्टमर्स के लिए जिनका लोन 35 लाख से 3.5 करोड़ के बीच में है और जिनका मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 30 साल के लिए है अगर आप सैलरीड पर्सन हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 25 साल के लिए आपको ये टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है। तो यही इन्हीं के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है, ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ई इन्वेस्ट? मतलब ये आपको हर तरह की जानकारी देगा कि किस तरह से कौन से पोर्टफोलियोस में आपने इन्वेस्ट करना है। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एडलवीज एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई इन्वेस्ट। तो इसके अंदर इंस्टा मनी फीचर जो है वो दिया गया है जिसमें आप म्यूचुअल फंड सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो और वहां से इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो, इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हो अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से। तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको एसआईपी के बारे में बता दिया जाएगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की कहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। आप अपनी ट्रांजेक्शन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने फंड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कितना आपने कौन से पोर्टफोलियो में लगाया, कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसका आजकल क्या चल रहा है, कितना पैसा आपको गेन हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। और कहाँ पे सही तरीके से इन्वेस्ट करना है वो भी ये ई इन्वेस्ट आपको प्लेटफॉर्म बताएगा। तो एक तरह से आपकी पर्सनल डिटेल इसमें अपडेट करके आप अपने नॉमिनी को चूज कर सकते हो। आप जो है वो अलग अलग तरह के जो पॉडकास्ट हैं या अलग अलग तरह की न्यूज है वो भी यहीं पे आप गेन कर सकते हो। और अगर आप एडलवीज म्यूचुअल फंड के बारे में याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर है राधिका गुप्ता। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इनको मत याद रखें, ऐसे बहुत सी चीजें जो आपने अभी याद रखनी है। तो अभी आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वेटरन बंगाली संध्या मुखोपाध्याय का देहांत हो गया है। वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी? वो बहुत ही फेमस दोस्तों सिंगर थी बंगाली लैंग्वेज के अंदर। तो आपने याद रखना है इंडियन प्लेबैक सिंगर, म्यूजिशियन, इवन बंगाली म्यूजिक के अंदर उनका बहुत ज़्यादा जो है वो योगदान है। तो इनका नाम है संध्या मुखोपाध्याय। और प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ जो है वो इन्होंने
कई जगह पे जो है वो अपनी अलग अलग एल्बम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। लाइक प्लेबैक सिंगिंग जो है वो इन्होंने फिल्म्स के लिए जो है की, जिसके कारण जो है वो इन्होंने नई मॉडर्न बंगाली सॉन्ग्स का जो एक जेनर है वो तैयार किया और अलग अलग मॉडर्न बंगाली सॉन्ग्स में काम किया। लेकिन इनके जो पहली एल्बम थी वो दुर्गा पूजा थी, दुर्गा पूजा, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। फिर इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के अंदर अजमाए, मतलब मूवीज के अंदर गाना स्टार्ट किया, और इनकी पहली फिल्म थी समापिका, जिसमें इन्होंने अपनी आवाज जो है वो दी थी, वो भी 1948 में रिलीज हुई थी। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो मिल चुका है प्लेबैक सिंगिंग कैटेगरी के अंदर, फीमेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी के अंदर 1970 के अंदर। और साथ में इनको बांगा विभूषण जो कि आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो भी इनको 2011 में मिल चुका है। तो बहुत ही बड़ा नाम संध्या मुखोपाध्याय, बहुत ही फेमस सिंगर, बंगाली इंडस्ट्री से, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पिक्चर को देख लें ताकि आपको न्यूज याद रहे। अगला आते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है एक यूएई डिजिटल बैंक में अंदर, जिसका नाम है जैंड। तो याद रखना है, ये जैंड जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का डिजिटल बैंक है, लेकिन उसमें आदित्य बिरला ग्रुप जो इंडिया का ग्रुप है, उन्होंने जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की कितना इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक डिजिटल बैंक है। नाम जरूर याद रखना है, यहीं से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो आप कह सकते हो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी के अंदर भी जो जुड़ता जा रहा है, एसेट मैनेजमेंट फर्म के अंदर भी है। लेकिन जैंड ऐसा पहला डिजिटल बैंक होगा जो बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा। आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो को फाउंडर भी है इसका और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है जैंड का, और इसका मेन मकसद है हाइब्रिड डिजिटल हमने बना देना एटमॉस्फेयर, मतलब इसकी ब्रांचेस फिजिकल भी होंगी लेकिन अब डिजिटली भी जो है वो इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो इसका इन्वेस्टर बन चुका है जैंड का। इसके पास बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग जो है वो आएगी, क्योंकि अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं है तो शेयर होल्डिंग का भी जो है वो कह नहीं सकते कि कितना होगा, लेकिन को फाउंडर है इस पूरे ब्रांड का, तो इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास ये शेयर्स होंगे इसके। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, लेकिन उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन के अंदर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की लॉन्गेस्ट टनल जो है वो बना दी गई है T49, ये कनेक्ट कर दी गई है आपस में। तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला तो बहुत बड़ी लाइक रोड प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हो इसके ऊपर रेल का निर्माण हो रहा है, तो उसके अंदर एक टनल बनाई जा रही है। इस टनल का नाम है T49, उसको कनेक्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हो ये सुंबर से लेके अर्पिन चाला स्टेशन तक जो है वो जाएगा, जो कि आप कह सकते हो कटड़ा बनिहाल सेक्शन के अंदर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंदर बनाया जा रहा है। ये लॉन्गेस्ट टनल है इंडियन रेलवे की जो कनेक्ट की गई है, याद रखना है नाम T49। इसकी लेंथ जो है वो 12.758 किलोमीटर एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी। इससे पहले पीर पंजाल टनल जो है वो सबसे बड़ी थी, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की थी, लेकिन अब ये लॉन्गेस्ट टनल जो है वो बन चुकी है इंडियन रेलवेज की। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये जम्मू से होते हुए उधमपुर, फिर कटड़ा, फिर बारामूला रेलवे लाइन का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर ये टनल जो है वो बनाई जा रही है। और इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस टनल से जो है वो ट्रेन गुजर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो साउथ एंड है, जो साउथ पोर्टल है इसका T49 का, वो आपको लाइक 45 किलोमीटर दूर रामबन के आसपास जो है वो मिल जाएगा। और जो इसका नॉर्थ एंड है वो अर्पिन चाला गांव के आसपास जो है वो आपको मिलेगा, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। लेकिन जो इसकी टोटल टनल की लेंथ है वो 12.758 किलोमीटर की है, ये बहुत बड़ी बात है। और टोटल अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखोगे, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो दोस्तों 272 किलोमीटर की है। इसमें 161 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार है पूरा का पूरा, वो ऑपरेशनलाइज्ड है, वो चल रहा है। लेकिन इसमें 111 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है जो कटड़ा से लेके बनिहाल तक जाएगा, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत ही जल्दी जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के बीच में एक टनल का निर्माण किया गया जो कि सुंबेर से लेके अर्पिन चाला तक जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है, इतनी की इंफॉर्मेशन आपने T49 के बारे में याद रखनी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है। आरबीआई ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको जो नए नॉन परफॉर्मिंग एसेट अपग्रेडेशन नॉर्म्स है वो कब तक अप्लाई करने हैं। पहले ये मार्च 2022 तक अप्लाई करने थे, लेकिन कह दिया है कि सितंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इन नई गाइडलाइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं कि जो लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिए गए थे, अगर उन्होंने अपना सारा का सारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे कर दिया है, उसका एरियर जो पे कर दिया है, तो इसको स्टैंडर्ड में डिक्लेयर कर दो। क्योंकि जब आप एनपीए डिक्लेयर करते हो तो आप सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर देते हो, मतलब इसमें पैसा आ नहीं रहा, आप जो है वो किस्तें जो है वो दे नहीं रहे हो।
तो इसको स्टैंडर्ड दोबारा से बना दो। अगर उन्होंने अपना ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी बचा हुआ था वो पे कर दिया तो उसको स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दो। इस सितंबर 2022 तक सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने पूरा करना है। ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी नवंबर 2021 में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेटरन बंगाली सिंगर संध्या मुखोपाध्याय जी का देहांत हो गया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देवाशीष चक्रवर्ती ने फुल चार्ज ले लिया एज ए चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के। 1986 के बैच ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कैडर महाराष्ट्र ही है, लेकिन पहले इनको एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था नवंबर 2021 में, लेकिन अब इन्होंने परमानेंट चार्ज ले लिया। लेकिन ये स्पेशली महाराष्ट्र के स्टूडेंट याद रखेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी डायलॉग समिट जो है वो हुई है, वर्चुअली हुई है। तो हमारे इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह जी, उन्होंने इसके अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और साथ में एक तरह का एनुअल प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों कंट्रीज आपस में मिलती हैं और एनर्जी और उसके रिसोर्सेज से लेके जो है वो बातचीत करती हैं। और इसमें डिस्कशन की गई है खास करके रिन्यूएबल एनर्जी से लेके एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मिनरल्स के ऊपर बातचीत की गई है। और ये एनर्जी क्षेत्र को और आगे बढ़ाने में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खास तरह से फोकस करेगा। और हमारे यूनियन मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आर के सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा, बिहार। नेक्स्ट, ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स ने जो है वो इजरायली एक फर्म के साथ टाई अप किया है ताकि रेन सेफ्टी अप्रोच के ऊपर हम काम कर सकें। देखो, ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो एक अहमदाबाद बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है। तो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है, एक इजरायली फर्म है जिसका नाम है पिक प्लास्ट लिमिटेड। तो रेन प्रोटेक्शन टेक्निक के ऊपर ये काम करेंगे, मतलब जो प्लांट्स है वो हाइड्रोपोनिकली ग्रो किए जाएंगे ना। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ता है कि हाइड्रोपोनिकली क्या होता है या हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स एक तरह से वो हॉर्टिकल्चर है जिसमें आप जो है वो अलग अलग तरह की फसलें करते हो, अलग अलग तरह के क्रॉप्स करते हो, लेकिन उसमें सॉइल का यूज नहीं होता। उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है वो यूज किए जाते हैं, उसको डाला जाता है। मतलब इसमें लाइक आप कह सकते हो मिनरल्स को मिक्स करके जो है वो डाला जाता है, इसमें सॉइल का यूज नहीं होता। तो इसीलिए जो है वो इस पानी को बचाने की प्रक्रिया में ये ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स और इसराइल की एक फर्म ने टाई अप किया। पढ़ लें इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जाके हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी 4th क्वाड मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की वो हुई है कहाँ पे, मेलबोर्न के अंदर। ये क्वेश्चन भी हम बनाएंगे, इसको कवर करेंगे। तो आपने फिलहाल याद रखना है कि 4th क्वाड मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की वो मेलबर्न में हुई है। और क्वाड का मतलब है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये भी अनाउंस किया कि क्वाड्स की जो लीडर समिट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जापान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा, तो ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये 2022 की क्वाड लीडर समिट होगी कहाँ पे, टोक्यो के अंदर होगी। मतलब इसको होस्ट कौन करेंगे, फोमियो किशिदा करेंगे। और साथ ही साथ ये इंडिया ने वादा किया है कि वो और भी ज्यादा कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन बना के ये क्वाड कंट्रीज या और कंट्रीज में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया क्विट टबैको एप्लीकेशन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ताकि टबैको की कंजप्शन जो है वो कम की जा सके। नेक्स्ट आते हैं 16 फरवरी 2022 के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कॉपरा कब इंप्लीमेंट जो है वो किया गया, उसका एक्ट जो है वो कब आया। तो कोपरा एक्ट जो है वो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको एक तरह की हेल्प करता है कि अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो आपके लिए अलग से हम जो है वो एप्लीट कोर्ट्स बना रहे हैं। आप वहां पे जाओ, कंज्यूमर कंप्लेंट करो तो आपकी सुनवाई की जाएगी। तो आप कह सकते हो कि कोई भी गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। कोई भी सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंसी है, आपने पूरी सर्विसेज के पैसे दिए, आपको नहीं मिल रहे, तो आप कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अलग से कोर्ट्स जो है वो कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं ताकि लोग जो है वो इसको आराम से अप्रोच कर सकें। और इस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब सबसे बड़ा एक्ट कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ताकि जहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको कम किया जा सके या उसको खत्म किया जा सके। और इस एक्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी, इसको पास जो है 1986 में किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कौन सी कमेटी जो है वो एसोसिएटेड है नई स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बनाई गई थी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में उस कमेटी का नाम बताना है, आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन सही टाइम पे वीडियो को देखने के लिए इस बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें। तो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि हमेशा खुश रहने के लिए आपको किसी को माफ करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है वो आप स्माइली की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।